हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी मास्टर। दिस इज़ द सीरीज़ ऑफ इंडियन पॉलिटी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम की और हमारे फेडरल सिस्टम की। हम डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के कुछ फीचर्स, मेरिट, डिमेरिट्स और उनको अडॉप्ट करने का क्या रीज़न रहा। और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फेडरल फीचर्स और यूनिटरी फीचर्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, दोनों ही लेवल्स पे, सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। जो आर्टिकल 74 एंड 75 है वो डील करता है किससे, पार्लियामेंट्री सिस्टम से जो कि सेंटर में है। और आर्टिकल 163 एंड 164 डील करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम से जो कि स्टेट लेवल पे है। अब हम देखेंगे हमारी पार्लियामेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है। राज्यसभा, लोकसभा और हमारे प्रेसिडेंट, ये तीनों चीज़ें मिलके हमारी पार्लियामेंट बनाती है। अब हम बात करेंगे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है क्या चीज़। ये एक ऐसी गवर्नमेंट की टाइप है जिसमें क्या है, हमारे एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल है, आंसरेबल है हमारी लेजिस्लेचर को, हमारे लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स को वो आंसरेबल है जो भी वो पॉलिसीज या जो भी वो एक्ट कर रहे हैं। दूसरी हमारी टाइप आती है प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें क्या होता है कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स हैं वो कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, किसको, लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स को, अपनी किसी पॉलिसी या उनकी एक्ट्स के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेजिस्लेचर के लिए एक अलग से ही इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दी गई है काम करने के लिए। प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जो मेन पावर है वो किसको फोकस करती है, हमारे प्रेसिडेंट को। जो अटमोस्ट पावर हमारे किसके हाथ में आती है, प्रेसिडेंट, वो उसमें बहुत ज़्यादा पावरफुल रोल में होते हैं हमारे प्रेसिडेंट। और हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जो भी हमारे मिनिस्टर्स होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर्स, उनके पास ये अथॉरिटी आ जाती है कि वो क्या है, रूल मेकिंग कर सकती हैं, कोई भी वहाँ पे एनेक्ट कर सकती हैं, उनके पास फैक्चुअल पावर होती है। तो इसलिए उसको पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बोला गया है और इसको प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब हम कहते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम हम कौन सी कंट्रीज में देख सकते हैं। हम वहाँ देख सकते हैं जैसे ब्रिटेन हो गया, जापान हो गया, कनाडा हो गया, इंडिया हो गया। और नॉन पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ दिखने को मिल सकती है, यूएसए, ब्राज़ील, रशिया और श्रीलंका। अब हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को कुछ और नाम भी दिए गए हैं, जैसे कि आइवर जेनिंग्स ने इनको नाम दिया है कैबिनेट सिस्टम। अब इसको कैबिनेट सिस्टम क्यों बोला गया, कि जो भी हमारा कैबिनेट है लेड बाय नरेंद्र मोदी जी या पीएम, जो उनके लीडर होते हैं, वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है किसको, हमारी पार्लियामेंट को इन जनरल एंड हमारी लोकसभा को इन स्पेसिफिक। अब लोकसभा में जो भी मेंबर्स होते हैं उनके पास पावर होती है, चाहे तो वो गवर्नमेंट को गिरा भी सकते हैं, इसीलिए इसे कैबिनेट सिस्टम का नाम दिया गया। कुछ ऑथर्स ने इस गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का नाम भी दिया गया। क्यों, क्योंकि जो इसमें कैबिनेट होती है, जो हमारी रियल एग्जीक्यूटिव होती है, वो किसको अकाउंटेबल है, किसको आंसरेबल है, वो हमारी पार्लियामेंट को आंसरेबल है, इसीलिए इसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का नाम दिया गया। अब कुछ जगह पे इसको वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो किससे इंस्पायर होकर लिया गया है, हमारी ब्रिटिश पार्लियामेंट से, वहाँ से इंस्पायर होकर हमने ये मॉडल अडॉप्ट किया है। तो जो ब्रिटेन का पार्लियामेंट है वो वेस्ट मिनिस्टर नाम की जगह से ओरिजिनेट हुआ है, तो इसीलिए इसको वेस्ट मिनिस्टर भी बोल दिया जाता है। फिर इसको एक और नाम दिया गया है, दैट इज प्राइम मिनिस्टीरियल गवर्नमेंट, क्योंकि इसमें जो मेन फोकस होता है, जो मेन पावर होती है, वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। जितने भी हमारे मिनिस्टर्स इलेक्ट होकर लोकसभा में आते हैं, उनका लीडर कौन होता है, उनको हेड कौन करता है, वो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो इसलिए इसको प्राइम मिनिस्टीरियल गवर्नमेंट भी कहा गया है। अब हम बात करेंगे हमारे कुछ फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट सिस्टम की। तो पहला फीचर है नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। हमारे देश में हम प्रेसिडेंट को नॉमिनल एग्जीक्यूटिव के नाम से जानते हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर को रियल एग्जीक्यूटिव के नाम से, क्योंकि जो रियल पावर है, जो एक्चुअल पावर है, वो किसके हाथ में है, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में। इसीलिए इसको दे फैक्टो एग्जीक्यूटिव भी कहा गया है, मीन्स एक्चुअल जो फैक्ट पावर है एग्जीक्यूटिव की, वो प्राइम मिनिस्टर के पास है। प्राइम मिनिस्टर एज ए हेड ऑफ स्टेट माना गया है और हमारे जो प्रेसिडेंट, सॉरी, हमारे हेड ऑफ स्टेट माने गए हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या है, हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो जो हमारे हेड ऑफ स्टेट है उनके पास सिर्फ एक पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, जो भी हेड ऑफ गवर्नमेंट ने काम किया है
या जो भी वो लॉ लेकर आए हैं वो उस पर अप्रूवल दे सकते हैं। बिना प्रेसिडेंट के साइन के कोई भी एक्ट लॉ नहीं बन सकता। किसी भी चीज़ को आपको पास करवाना है तो आपको उसके ऊपर प्रेसिडेंट की सिग्नेचर चाहिए। आर्टिकल 74 ये कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा में बैठे हैं, जिनके हेड कौन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो क्या है, प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं या फिर उनकी हेल्प कर सकते हैं उनके फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। और ये एडवाइस क्या होगी, प्रेसिडेंट पे बाइंड होगी, मतलब प्रेसिडेंट को उनकी एडवाइस पे ही काम करना होगा। सेकेंड फीचर है मेजोरिटी पार्टी रूल। इट मीन्स जो भी पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी सीट्स लेके लोकसभा में आएगी वही क्या सरकार बनाएगी, और उसी पार्टी का जो लीडर होगा वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाएगा, किसके द्वारा, हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा। और फिर बाकी के जितने भी मिनिस्टर्स होंगे उनको भी हमारे कौन अपॉइंट करेंगे, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, बट एडवाइज ऑन प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से लेकर प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करेंगे। जो भी नाम प्राइम मिनिस्टर सजेस्ट करेंगे कि ये मुझे अपनी कैबिनेट में चाहिए, उन नामों को हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देंगे, उस पर अप्रूवल दे देंगे। इन केस अगर कोई भी सिंगल पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आती है तो उस केस में क्या होता है, कोलिजन ऑफ पार्टीज, मतलब 2-3 पार्टीज मिलकर अपनी मेजॉरिटी प्रूव करती है ऑन द फ्लोर ऑफ लोकसभा, और प्रेसिडेंट उनकी गवर्नमेंट को अप्रूव कर देते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड फीचर आता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट मीन्स जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें जितने भी मिनिस्टर्स बैठे हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, किसको, पार्लियामेंट को इन जनरल एंड लोकसभा को इन पर्टिकुलर, अंडर आर्टिकल 75। उनके लिए कहा गया है दे एक्ट एज अ टीम एंड स्विम एंड सिंक टुगेदर। कहते हैं ये जो मिनिस्टर्स की जो कलेक्शन है वो क्या है, एक टीम की तरह काम करेगी, साथ ही में तैरेंगे और साथ ही में डूबेंगे। मीन्स अगर ऊपर भी उठेंगे तो साथ, और अगर नीचे भी जाएंगे तो साथ। इट मीन्स कि जितने भी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारी लोकसभा की, ठीक है, उसको कौन हेड कर रहा है लोकसभा को, हमारे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इन केस अगर हमें अपनी रूलिंग पार्टी को हटाना है तो हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके अपनी सरकार को गिरा भी सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फीचर है पॉलिटिकल होमोजेनिटी। यूजुअली जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हमारे लोकसभा में बैठे होते हैं वो एक ही पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं मेजॉरिटी लेकर, तो जो जितने भी मेंबर्स होंगे उनकी क्या होगी, सेम आइडियोलॉजी होगी, सेम सिद्धांत होंगे, सेम सोच होगी। ठीक है, बट इन केस ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट जहाँ पे हम 2-3 पार्टीज मिलकर अपनी एक कैबिनेट स्टैब्लिश करते हैं, अपनी मेजोरिटी प्रूव करते हैं, सरकार बनाते हैं, उस केस में क्या है, मिनिस्टर आर बाउंड बाय कंसेंसस, मतलब मिनिस्टर को एक दूसरे की सहमति के साथ आगे चलना होगा। नेक्स्ट है हमारा डबल मेंबरशिप। अब डबल मेंबरशिप कैसे है, कोई भी मिनिस्टर, ठीक है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों का ही मेंबर होता है। वो कैसे, अब हम देखते हैं, सपोज हमारे जो राजनाथ सिंह है वो क्या है, लेजिस्लेचर के भी मेंबर हैं और एग्जीक्यूटिव के भी मेंबर हैं। कैबिनेट मिनिस्टर है, ठीक है, इट मीन्स वो डिफेंस मिनिस्टर है, तो वो क्या है, हमारे दोनों ही जगह उनका रोल चल रहा है। पहले हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह, और अब प्रेजेंट है, अब प्रेजेंट में क्या हुआ कि वो लेजिस्लेचर के मेंबर भी हैं और एग्जीक्यूटिव में भी मेंबर। हम ये कह सकते हैं कि कोई भी मिनिस्टर तब तक, एक पर्सन तब तक मिनिस्टर नहीं बन सकता जब तक कि वो क्या हो, पार्लियामेंट का मेंबर ना हो। इन केस सपोज अगर कोई पर्सन क्या है, मिनिस्टर बन जाता है बट वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, तो उसको अपनी मेंबरशिप डिक्लेयर करनी पड़ेगी। कितने टाइम पीरियड में, 6 मंथ्स में उसको अपनी मेंबरशिप डिक्लेयर करनी पड़ेगी, उसको पार्लियामेंट का मेंबर बनना पड़ेगा। अब वो लोकसभा में तो मेंबर बन नहीं सकता क्योंकि वो इलेक्ट होकर तो आया नहीं है, ठीक है, इसलिए वो मेंबरशिप कहाँ डिक्लेयर करेगा, अपनी राज्यसभा में। फिर है लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। हम ये कहते हैं जितने भी हमारे लोकसभा में मिनिस्टर्स बैठे हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, उनको कौन लीड करेगा, वो होंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, उनका जो मेजर फोकस होता है, जो मेजर पावर होती है वो किसके हाथ में होती है, लीडर के हाथ में होती है। इट मीन्स हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है इस केस में उनके पास सारी पावर होती है, उनका जो, तो इसमें हमारे लीडर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल रहता है। नेक्स्ट हमारा फीचर है डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। हमारा जो लोअर हाउस है पार्लियामेंट का, मीन्स हमारी लोकसभा, उसको हम डिसॉल्व कर सकते हैं, और ये पावर किसके पास है, वो है प्रेसिडेंट के पास। बट वो किसकी रिकमेंडेशन पे उसको डिसॉल्व करेगा, हमारी प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे।
इट मीन्स कि हमारा प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेंगे हमारे प्रेसिडेंट को कि हमारी जो लोकसभा है उसको डिसॉल्व कर दिया जाए, किससे पहले कि उसका जो टर्म है वो एक्सपायर ना हो जाए, ताकि हम फ्रेश इलेक्शंस को होल्ड कर सकें। नेक्स्ट हमारा फीचर है सीक्रेसी का। हमारे जो भी मिनिस्टर हैं वो कौन से प्रिंसिपल को ऑपरेट करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सीक्रेसी। इट मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन है उनकी प्रोसीडिंग के बारे में, पॉलिसी के बारे में, कि वो क्या डिसीजन लेने वाले हैं इन फ्यूचर, ठीक है, तो उसके लिए वो सीक्रेसी रखते हैं। अपने ऑफिस को अडॉप्ट करने से पहले, अपने ऑफिस में एंटर करने से पहले वो एक ओथ लेते हैं सीक्रेसी की, शपथ लेते हैं सीक्रेसी की, जो कि कौन एडमिनिस्टर करता है, हमारे प्रेसिडेंट। ये थे हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम के कुछ फीचर्स। अब हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम के कुछ मेरिट्स की। तो पहला मेरिट क्या है, हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। वो कहता है कि जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, उसे हम अपने जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में जो भी रिलेशंस है वो बहुत ही स्मूथ रख सकते हैं। वो कैसे, जो भी हमारा एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है वो क्या है, हमारे लेजिस्लेचर का पार्ट है। इट मीन्स दोनों ही आपस में इंटरडिपेंडेंट है। तो इस केसेस में चांसेस ये होते हैं कि हमारे डिस्प्यूट्स या झगड़े दोनों ऑर्गन्स में थोड़े कम होंगे। अब जितने भी पर्सन्स इलेक्ट होके मिनिस्टर बन के लोकसभा में आए होंगे, हमारे लेजिस्लेचर का मेंबर बने होंगे, ठीक है, उन्हीं में से कुछ लोग सिलेक्ट होके हमारे क्या बनते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स बनते हैं। तो इट मीन्स हमारा एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का ही तो पार्ट है। तो दोनों क्या हो गए, दोनों इंटरडिपेंडेंट हो गए और उनके बीच अपने आप एक हार्मनी डेवलप हो गई। सेकेंड मेरिट है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। मीन्स जो भी हमारे काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर हैं वो किसको रिस्पॉन्सिबल है, हमारी पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल है। जो भी वो एक्ट कर रहे हैं, जो भी वो कमीशन ला रहे हैं, ठीक है, वो पार्लियामेंट को आंसरेबल है इस चीज़ के लिए। और पार्लियामेंट के पास एक पावर है कि वो क्या कर सकती है, मिनिस्टर को कंट्रोल कर सकती है। कैसे, जैसे वो क्वेश्चन आवर में क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं, डिस्कशन हो सकती है, एडजर्नमेंट मोशन ला सकते हैं, या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन के द्वारा सरकार को गिरा भी सकती हैं। नेक्स्ट हमारा मेरिट है प्रिवेंट डेपोटिज्म। अब इसमें हम डेस्पोटिज्म को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, जो भी हमारी एग्जीक्यूटिव पावर है या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो किसके पास है, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के पास है। मींस जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स का ग्रुप है। तो सारे ग्रुप के पास वो एग्जीक्यूटिव पावर है, ना कि किसी सिंगल पर्सन के पास। अगर इन केस किसी सिंगल पर्सन के पास ये पावर चली जाए तो उसमें केस में क्या हो सकता है कि एक डिक्टोरियल टेंडेंसी आ सकती है। मतलब वो डिक्टेटरशिप चला सकता है अपनी, कि एक पर्सन अपना ही रूल रेगुलेशंस चलाएगा। बट हमारे केस में क्या है, हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चला रहा है, पूरा ग्रुप चला रहा है, जहाँ पे अगर एक गलत हो तो दूसरा उसको क्वेश्चन पूछ सकता है। इस केस में हम कैसे प्रिवेंट डेस्पोटिज्म कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है ऑलरेडी ऑल्टरनेट गवर्नमेंट। इन केस हमारी जो रूलिंग पार्टी है, जो मेजॉरिटी सीट्स लेके लोकसभा में आई है, ठीक है, अगर वो अपनी मेजॉरिटी लूज कर देती है तो उस केस में क्या है, जो हमारे हेड ऑफ स्टेट हैं वो क्या कहेंगे, अपोजिशन पार्टी को कहेंगे कि आप अपनी जो मिनिस्टर्स हैं उनको लेकर आइए, ठीक है। इट मीन्स ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट, हम एक ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट को लेके आ रहे हैं बिना किसी फ्रेश इलेक्शन के। अगला मेरिट है हमारा वाइड रिप्रेजेंटेशन। जो भी हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव हैं, जो लोग इलेक्ट होके आ रहे हैं, इंडिविजुअल्स या पर्सन, ठीक है, वो क्या है, हमारे पीपल की रिप्रेजेंटेटिव है। वो डिफरेंट डिफरेंट एरिया से, डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी से रिप्रेजेंट होकर आ रहे हैं, इलेक्ट होकर आ रहे हैं। तो इट मीन्स जितने भी रिप्रेजेंटेशन हमारे लोकसभा में बैठे हैं वो क्या है, हमारी गवर्नमेंट उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसको, सारे सेक्शन और सारे रीजन्स को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, एक वाइड रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करती है। अब हम बात करेंगे हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम के कुछ डीमेरिट्स की। पहला डीमेरिट क्या है, अनस्टेबल गवर्नमेंट। इट मीन्स पार्लियामेंट्री सिस्टम हमें स्टेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करती, ये गारंटी नहीं करती कि हमारे गवर्नमेंट का क्या टेन्योर होगा। इट मीन्स जो भी हमारे मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड है, उनकी मेजोरिटी के ऊपर डिपेंड है। जब तक वो लोकसभा में अपनी मेजोरिटी प्रूव करते रहेंगे तब तक वो हमारी क्या है, रूलिंग पार्टी बनी रहेगी, ठीक है। जैसे कि हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, अगर वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो जाता है और वो मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाते तो हमारी क्या है, सरकार कभी भी गिर सकती है। या फिर कोलिशन पार्टी के केस में क्या हो सकता है कि दो पार्टीज को मेजोरिटी नहीं मिली, किसी भी पार्टी को मेजोरिटी
नहीं मिली। सपोज 543 सीट्स थी, 200 कांग्रेस को मिली, 200 बीजेपी को मिली, ठीक है। उस केस में क्या हुआ, कोई भी मेजॉरिटी पार्टी नहीं बन के आई। अब जो बची हुई सीट्स थी 143, ठीक है, उनको किसी एक पार्टी ने अपनी तरफ किया और मेजॉरिटी प्रूव कर दी अपनी लोकसभा में। अब जो 143 सीट वाली जो पार्टी है वो क्या करेगी, अपना प्रेशर बनाएगी कि हमें भी ऐसा रिप्रेजेंटेशन दो, हमारे भी ऐसे काम होने चाहिए, या हमारी आइडियोलॉजी को भी प्रमोट किया जाए। तो इसका डीमेरिट क्या है कि ये अनस्टेबल गवर्नमेंट है। सेकेंड डीमेरिट है कि नो कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसी। इसमें वो बात कर रहे हैं कि जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो कभी भी कोई पॉलिसी ला रहा है या कोई कुछ एक्ट लेके आ रहा है तो वो क्या है, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचकर नहीं ला रहा, क्योंकि उनको अपने जो गवर्नमेंट का है उसका टेन्योर ही नहीं पता। एक अनसर्टेनिटी है, अनश्योरिटी है कि वो नेक्स्ट 5 साल में इलेक्ट होकर आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर नेक्स्ट बारी रूलिंग पार्टी चेंज हो गई तो उनकी बनाई हुई जो पॉलिसीज़ हैं, जो उनके बनाए हुए रूल्स हैं, वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जनता गवर्नमेंट जिसको हेड किया था मोरारजी देसाई ने 1977 में, उन्होंने काफ़ी सारी पॉलिसी को रिवर्स कर दिया था। जो पहले कांग्रेस ने गवर्नमेंट ने बनाई थी उन सारी पॉलिसीज़ को रिवर्स कर दिया था। फिर जब 1980 में कांग्रेस गवर्नमेंट आई तो उन्होंने फिर यही दोबारा रिपीट कर दिया। जब वो पावर में आई तो उन्होंने उनकी पॉलिसी को रिवर्स कर दिया। नेक्स्ट है डिक्टेटरशिप ऑफ कैबिनेट। इसमें वो कह रहे हैं जब एक रूलिंग पार्टी जो कि मेजॉरिटी के साथ आती है उसको अगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल जाती है पार्लियामेंट में, इट मीन्स वो फुल मेजॉरिटी लेके रूलिंग पार्टी बन रही है पार्लियामेंट में, तो कभी कभी क्या होता है, वो एक ऑटोक्रेटिक डिक्टेरियल फीचर्स को अपना लेती है। उसके अंदर एक डिक्टेटरशिप आ जाती है, उसकी पावर्स क्या है, अनलिमिटेड हो जाती है और अपनी पावर्स को एक्सरसाइज वो किसी भी तरीके से कर सकती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स। हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में अब क्या है कि जो भी हमारा लेजिस्लेचर है और जो भी एग्जीक्यूटिव है वो क्या है, एक साथ है। उनकी पावर्स को हम इनसेपरेबल नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारा कैबिनेट है वही क्या है, एक्ट कर रहा है एज अ लीडर ऑफ लेजिस्लेचर भी और एग्जीक्यूटिव भी। इट मीन्स जितने भी हमारे पर्सन्स हैं वो इलेक्ट होके हमारे क्या बने, मिनिस्टर्स बने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बने। उन्हीं मिनिस्टर्स में से कुछ हमने सिलेक्ट करके अपने क्या बना दिए, हमने कैबिनेट मिनिस्टर बनाए, अपने एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर बनाए। तो हमारी इसमें सेपरेशन ऑफ पावर हुई ही नहीं, ये इनसेपरेबल हो गए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है गवर्नमेंट बाय अमेच्योर्स। अब जितने भी हमारे पर्सन्स इलेक्ट होके हमारे मेंबर्स बन रहे हैं या मिनिस्टर्स बन रहे हैं, अब वो एक्सपर्ट तो होंगे नहीं, वो एक नॉर्मल पर्सन है जिनको लोगों ने, वहाँ की जनता ने चूज़ करके उनको मिनिस्टर बनाया है। तो उनके पास कोई एक्सपर्ट क्वालिटी तो होगी ही नहीं कि वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को क्या कर सके, चला सके। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास क्या है कि वो एक लिमिटेड चॉइस है कि अपने वो मिनिस्टर को सिलेक्ट कर सकता है। एमेच्योर्स है उनके पास, कोई एक्सपर्ट नहीं है। वहीं अगर हम यूएस के केस में देखें तो यूएस के प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो किसी को भी कैबिनेट मिनिस्टर बना सकते हैं। तो उस केस में क्या है कि पूरे चांसेस होंगे कि अगर वो किसी को कैबिनेट मिनिस्टर बना रहे हैं तो वो पर्सन उस एरिया, उस डिपार्टमेंट का क्या हो सकता है, एक्सपर्ट हो सकता है। तो ये थे हमारे कुछ डीमेरिट्स पार्लियामेंट्री सिस्टम के। अब हम देखेंगे हमारी दूसरी टाइप की गवर्नमेंट थी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, उसके कुछ फीचर्स। इस गवर्नमेंट में जो मेजर रूल करता है, जिसके पास मेजर पावर है, वो है हमारे प्रेसिडेंट। तो इसका पहला फीचर है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है, यूएसए के कंपैरिजन में हम देख रहे हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के है वो क्या है, हेड ऑफ द स्टेट भी है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है। एज अ हेड ऑफ द स्टेट वो क्या करता है, अपनी पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है, सेरेमोनियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है, और हेड ऑफ गवर्नमेंट की तरह वो क्या है, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स को चलाता है। सेकेंड फीचर कह रहा है कि प्रेसिडेंट के पास क्या है, एक फिक्स टेन्योर है। वहाँ पे क्या है, हमारे 4 साल के लिए प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है और उसको कोई भी हटा नहीं सकता, उसको कोई भी रिमूव नहीं कर सकता, चाहे वो कांग्रेस ही क्यों ना हो। वहाँ की पार्लियामेंट को हम कांग्रेस कहते हैं। तो वहाँ की पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को तब तक नहीं हटा सकती जब तक उसके खिलाफ कोई बहुत ज़्यादा, कोई एक ग्रेव अनकॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ना हो, उसने कोई एक बहुत बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशन स्टेप ना उठाया हो, तब तक हम उसको रिमूव नहीं कर सकते। थर्ड हमारा फीचर है, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो क्या कर सकता है, अपनी कैबिनेट बना सकता है, एक छोटा सा किचन कैबिनेट बना सकता है। और वो क्या होगा, एक वो एडवाइजरी बॉडी होगी जिसके अंदर नॉन इलेक्टेड डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज होंगे। इस कैबिनेट में प्रेसिडेंट किसी को भी चूज कर सकता है अपने अकॉर्डिंगली,
ठीक है। और ये जो नॉन इलेक्टेड डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज होंगे ये किसको आंसरेबल होंगे, सिर्फ प्रेसिडेंट को आंसरेबल होंगे। इनको अपॉइंट भी प्रेसिडेंट करेंगे और इनको कभी भी रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। फोर्थ में वो कहता है कि प्रेसिडेंट और उसके जितने भी सेक्रेटरीज हैं वो कांग्रेस को, वहाँ की पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आंसरेबल नहीं है, क्योंकि ना वो उस पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं और ना ही वो कोई उसका सेशन अटेंड करते हैं। फिफ्थ फीचर क्या है, कहते प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। प्रेसिडेंट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो वहाँ का लोअर हाउस है वहाँ की पार्लियामेंट का, उसको डिसॉल्व नहीं कर सकता है। और यही चीज़ अगर हम इंडिया में देखें, इंडिया में क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको हेड कौन करता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई आप लोकसभा को डिसॉल्व कर दीजिए। सिक्स्थ हमारा जो फीचर है वो कहता है सेपरेशन ऑफ पावर इज बेसिस ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम। वो कह रहा है वहाँ का जो सेपरेशन है वो किस बेसिस पे है, तीन कैटेगरीज में तीन इंडिपेंडेंट ऑर्गन्स को पावर डिवाइड की गई है। वो कौन से ऑर्गन है, लेजिस्लेटिव ऑर्गन, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन और हमारे जुडिशियल ऑर्गन्स। इन तीनों को ही पावर्स डिवाइड की गई है सेपरेट सेपरेट इंडिपेंडेंट ऑर्गन्स को। अब हम देखेंगे कि वो क्या रीजंस थे जिनकी वजह से हमने अपनी इंडिया में हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया है। पहला रीजन है फेमिलियरिटी विद द सिस्टम। हमारे जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने कहा जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ब्रिटिश रूल से इंडिया में चला आ रहा है, तो काफ़ी हद तक हम इस सिस्टम के साथ फेमिलियर हो चुके हैं। तो फिर अगर हमने इस सिस्टम को एक्सपीरियंस किया है, इसके साथ हम फेमिलियर हो चुके हैं और ये काफ़ी सालों से चला आ रहा है, तो हम क्यों ना इसी ही सिस्टम को अडॉप्ट करें, इसी ही सिस्टम को हम आगे भी एक्सपीरियंस करें। सेकेंड हमारा था प्रेफरेंस टू मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। B.R. अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में एक पॉइंट आउट की चीज़ कि जो भी हमारे एग्जीक्यूटिव हैं, डेमोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव हैं, वो दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। पहली थी स्टेबिलिटी और दूसरी थी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उन्होंने ये कहा कि हम इन दोनों को सेटिस्फाई करेंगे तभी हमारा क्या होगा, एक बैलेंस पार्लियामेंट्री सिस्टम बनेगा। बट ऐसा हुआ नहीं। जैसे हम देख सकते हैं कि अमेरिका का जो सिस्टम है वहाँ पे क्या है, स्टेबिलिटी ज़्यादा है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है। बट उनका जो डेमोक्रेसी वो इतनी ज़्यादा एडवांस है कि वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली आ जाती है। अब ब्रिटिश का जो सिस्टम है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है बट स्टेबिलिटी कम है। तो क्या हुआ, जो हमारा ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जब ड्राफ्ट हुआ तो उन्होंने रेकमेंड किया कि हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को बनाएंगे और उसमें उन्होंने क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस दी। थर्ड जो हमारा रीज़न है वो है नीड टू अवॉइड लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट्स। अब यूएसए के कंपैरिजन में देखें तो वहाँ क्या होता है, प्रेसिडेंट अलग से इलेक्ट करता है अपने लिए अपनी कैबिनेट को, ठीक है, और जो हमारे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वो अलग से इलेक्ट होकर अलग काम करते हैं। इन दोनों जो पार्टी है ये दोनों अलग अलग काम करती है। तो उस केस में ऐसा हो सकता है प्रेसिडेंट कुछ ऐसा काम करे जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को ना एक्सेप्टेबल हो, तो उस केस में कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि हमारा लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अलग अलग हैं। बट हमारी इंडिया पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है, जो हमारा एग्जीक्यूटिव है वो हमारा लेजिस्लेटिव का ही पार्ट है, तो वहाँ पे क्या है, कन्फ्लिक्ट्स कम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसलिए हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया गया। फोर्थ हमारा पॉइंट है नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब जो हमारी कंट्री इंडिया है उसमें क्या है, डिफरेंट स्टेट है, बहुत ज़्यादा हेट्रोजेनस स्टेट हैं और अलग अलग सोसाइटीज़ हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने कहा कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें क्या हो सकता है, हम डिफरेंट सेक्शन को, डिफरेंट इंटरेस्ट, डिफरेंट रीजन्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसके द्वारा, हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो भी हमारा कंट्री है वो एक नेशनल स्पिरिट हो, लोगों के अंदर राष्ट्र की भावना जागे। तो इन कुछ कारणों की वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने ये हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको अडॉप्ट किया। फिर हम हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम के डिफरेंस को देखते हैं, एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं कि कंपैरिजन में पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, उसमें ड्यूअल एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, मेजॉरिटी पार्टी रूल करती है, सब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल है कि वो जो हमारा कलेक्शन ऑफ मिनिस्टर है वो किसको आंसरेबल है, हमारी पार्लियामेंट को। पॉलिटिकल होमोजेनिटी होगी, डबल मेंबरशिप, लीडर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, लोअर हाउस को हम डिसॉल्व कर सकते हैं और हमारी पावर्स का है फ्यूजन है, इट मीन्स लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव आपस में इंटरडिपेंडेंट है।
प्रेसिडेंशियल सिस्टम में दूसरी तरफ क्या है, सिंगल एग्जीक्यूटिव है, सारी पावर प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट और लेजिस्लेचर को हम अलग अलग तरीके से सेपरेटली इलेक्ट करते हैं, ये नॉन रिस्पॉन्सिबल है, ये किसी को भी आंसरेबल नहीं होती। पॉलिटिकल होमोजेनिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इसमें सिंगल मेंबरशिप है, प्रेसिडेंट डोमिनेट करेगा, लोअर हाउस को प्रेसिडेंट डिसॉल्व नहीं कर सकता, और इनकी पावर्स क्या है, सेपरेटेड है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल तीनों कैटेगरी में पावर्स को डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट डिफरेंस देखने को कहाँ मिलता है कि जहाँ पे हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में हार्मनी है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में, उधर क्या है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, उधर नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। हम डेस्पोटिज्म को प्रिवेंट कर रहे हैं और ये ऑटोक्रेसी लेकर आ रहे हैं। यहाँ पे वाइड रिप्रेजेंटेशन है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में नैरो रिप्रेजेंटेशन है। फिर हम थर्ड जो कंपैरिजन देख रहे हैं वो है अनस्टेबल गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का कोई भी फिक्स टेन्योर नहीं है, कभी भी हम सरकार को हटा सकते हैं अगर उसकी मेजॉरिटी हट जाए। यहाँ पे क्या है, स्टेबल गवर्नमेंट है। यहाँ पे पॉलिसी की कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं है, जब तक सरकार है तब तक वो पॉलिसी है। नेक्स्ट केस अगर सरकार चेंज हुई तो हमारी पॉलिसीज भी चेंज हो गई। यहाँ पे क्या है, पॉलिसी को डिफाइनाइट किया हुआ है कि पॉलिसीज वहीं रहेंगी। यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ बात की गई है और यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर को सपोर्ट किया गया है। यहाँ की जो सरकार है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो गवर्नमेंट बनाई जाती है वो अमेच्योर्स की है, वहाँ पे कोई एक्सपर्ट नहीं इलेक्ट किए जाते हैं। और यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो अपने कैबिनेट मिनिस्टर में किसी को भी अपॉइंट कर सकता है जो कि एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो ये था हमारा कंपैरिजन पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम का। अब हम देखेंगे हमारे इंडियन और ब्रिटिश मॉडल का डिफरेंस। पहला डिफरेंस क्या कहता है कि इंडिया में प्राइम मिनिस्टर क्या है, या तो वो राज्यसभा से होगा या फिर लोकसभा से होगा। बट ब्रिटेन में क्या है, प्राइम मिनिस्टर हमेशा ही लोअर सभा से होता है, दैट इज हाउस ऑफ कॉमन से। सेकेंड वो बात कह रहे हैं कि इंडिया का एक रिपब्लिकन सिस्टम है, ठीक है, जहाँ पे हम इलेक्ट होकर आए हैं, इलेक्टेड हमारा जो है वो हमारे हेड होंगे। और ब्रिटिश का क्या है, मोनार्कियल, एक राजशाही खानदान से हेरिडिटरी जो उनको पोजीशन मिलती है उसके बेसिस पे उनका हेड होता है। मोनार्कियल सिस्टम है वहाँ पे ब्रिटिश में। थर्ड पॉइंट ये है कि ब्रिटिश सिस्टम हमारा किस पे बेस्ड है, सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट में। इट मीन्स वहाँ की जो पार्लियामेंट है वो बहुत ज़्यादा सुप्रीम है, उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है। बट हमारे इंडिया में क्या है, हमारी पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, उसके पास एक लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड पावर है। किसकी वजह से, ड्यू टू रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल सिस्टम, जुडिशियल रिव्यू और फंडामेंटल राइट्स। ये जितने भी हमारे प्रोविजंस दिए गए हैं, जो भी हमें ये फैसिलिटी दी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, इसी वजह से पार्लियामेंट की क्या है, पावर को लिमिट कर दिया गया है। आगे जो फैक्टर है वो है पार्लियामेंट अलोन अपॉइंटेड एज मिनिस्टर इन ब्रिटेन। कहते हैं अगर ब्रिटेन में मिनिस्टर को अपॉइंट करना है तो वो क्या होना चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट का मेंबर होना बहुत ज़रूरी है। इंडिया में क्या है, आप अगर पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं भी है तो भी आपको मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया जाएगा। बट आपको क्या करना होगा, आपको 6 मंथ के अंदर अंदर अपनी मेंबरशिप को डिक्लेयर करना होगा पार्लियामेंट में। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है ब्रिटेन हैज़ अ सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर वाइल इंडिया हैज़ नो सिस्टम। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी अब कैसे, कहते हैं ब्रिटेन में क्या है, अगर कोई लॉ पास हो रहा है, ठीक है, कोई एक्ट पास हो रहा है तो उसमें जो भी मिनिस्टर्स हैं वो उस पर क्या करेंगे, काउंटर साइन करेंगे उस एक्ट पे, ठीक है। इंडिया के केस में नहीं है, इंडिया के केस में मिनिस्टर को साइन करना कंपलसरी मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे किसके साइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट के साइन इंपॉर्टेंट है। उनके बिना साइन से हम कोई भी रूल या कोई भी एक्ट को लेकर नहीं आ सकते। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है शैडो कैबिनेट का। अब ये शैडो कैबिनेट कैसे होती है, जैसे हमारी रूलिंग पार्टी की कैबिनेट होती है ना कि ये डिफेंस मिनिस्टर होंगे, ये होम मिनिस्टर होंगे, ठीक है, वैसे ही ब्रिटेन में क्या है, रूलिंग पार्टी की कैबिनेट मिनिस्टर्स तो होंगे ही होंगे, कैबिनेट सिस्टम तो होगा ही होगा। जो उनकी अपोजिशन की पार्टी है वो भी अपने एक शैडो कैबिनेट मिनिस्टर बनाएगी कि ये हमारे होम मिनिस्टर होंगे, ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर होंगे, ठीक है। इस केस में क्या होता है, अगर रूलिंग पार्टी नहीं भी रहती, ठीक है, तो ओपोजिशन पार्टी जिसने अपना एक शैडो कैबिनेट बनाया होता है तो उनके मिनिस्टर्स के पास एक एक्सपीरियंस होता है कि इस तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ या एक्शंस को किया जाता है, ठीक है, तो उनके पास एक ऑल्टरनेटिव होता है कि ये हमारी शैडो कैबिनेट ऑलरेडी तैयार है, जो कि हमारे इंडिया में ऐसा कोई भी सिस्टम
नहीं है। ये सिस्टम कहाँ है हमारा? ब्रिटेन में। तो ये था हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम का टॉपिक। अब हम बात करेंगे हमारे फेडरल सिस्टम की। एक फेडरल गवर्नमेंट है क्या? फेडरल गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट का टाइप है जिसमें हमारी पावर्स को डिवाइड किया जाता है बिटवीन नेशनल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट, ठीक है। और उसके ही अगेंस्ट एक दूसरी गवर्नमेंट क्या आ गई? यूनिटरी गवर्नमेंट। वहाँ पे जितनी भी हमारी पावर्स है वो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है? हमारी नेशनल गवर्नमेंट के पास है। सारी पावर्स का सेंटर क्या है? नेशनल गवर्नमेंट। अब हम यूनिटरी मॉडल को कहाँ कहाँ देख सकते हैं? कौन सी कंट्रीज में है वो? ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चाइना, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन, इन सारी कंट्रीज में हमारी यूनिटरी मॉडल है। मीन्स हमारा जो पावर है वो किसके पास है? नेशनल गवर्नमेंट के पास। और जैसे कि यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ये सारे ही हमारे फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम इनका कंपैरिजन देखते हैं। जैसे कि फेडरल गवर्नमेंट क्या है? डुअल गवर्नमेंट है। यहाँ पे नेशनल गवर्नमेंट भी है और रीजनल गवर्नमेंट भी है। दूसरी तरफ सिंगल गवर्नमेंट है, मतलब सारी पावर नेशनल गवर्नमेंट के पास है। इसमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन रिटन भी हो सकता है फ्रांस की तरह, और ब्रिटेन की तरह अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। फेडरल गवर्नमेंट में पावर को डिवाइड किया जाता है नेशनल और रीजनल गवर्नमेंट के बीच में, और यूनिटी गवर्नमेंट में क्या है? ऐसा कोई भी डिवीजन नहीं है। सारी पावर किसके पास है? नेशनल गवर्नमेंट के पास। फोर्थ पॉइंट कहता है कि इसमें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे सुप्रीम है। सारी पावर कॉन्स्टिट्यूशन में है। यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम भी हो सकता है जापान के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह, और सुप्रीम नहीं भी हो सकता है ब्रिटेन की तरह। फिर फेडरल गवर्नमेंट रिजिड है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है इसमें, और बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। और दूसरी तरफ यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी हो सकता है फ्रांस की तरह, और फ्लेक्सिबल भी हो सकता है ब्रिटेन की तरह। इसमें जुडिशरी इंडिपेंडेंट भी हो सकती है और इंडिपेंडेंट नहीं भी हो सकती है। लेजिस्लेचर बाई कैमरल भी हो सकता है जैसे ब्रिटेन में है, और यूनी कैमरल भी हो सकता है जैसे हमारे चाइना में है। तो ये था हमारा कुछ कंपैरिजन। अब हम देखेंगे हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फेडरल फीचर्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से फेडरल फीचर है? पहला है डुअल पॉलिटी। इट मीन्स कि हमारा क्या है? डुअल पॉलिटी है। कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश कर रहा है कैसे? यूनियन एट सेंटर एंड स्टेट एट पेरिफेरी। इट मीन्स सेंटर में यूनियन है और बाकी जगह पे हमारी क्या है? स्टेट है। मतलब स्टेट और सेंटर दो तरह की पॉलिटी आ गई। यूनियन गवर्नमेंट जो डील करेगी जो नेशनल इंपॉर्टेंस के मामले हैं, जैसे कि डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर हो गया, करेंसी हो गई, कम्युनिकेशन होगी, ये सारा कौन डील करेगा? यूनियन गवर्नमेंट। और हमारी स्टेट गवर्नमेंट किसके साथ डील करेगी? जो भी रीजनल के मैटर्स है, जो भी लोकल मैटर्स हो गए, ठीक है, जैसे पब्लिक ऑर्डर, एग्रीकल्चर, हेल्थ, कोई लोकल गवर्नमेंट का मैटर हो गया, ये सब कौन डील करेगा? हमारी स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट फीचर है हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन तो है ही है, बट बहुत ही ज़्यादा लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन भी है पूरी दुनिया में। इसमें ओरिजिनली एक प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे जो कि 22 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, और 8 शेड्यूल्स थे। इसमें मेंशन किया गया है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारी पावर्स, ठीक है, हमारी स्ट्रक्चर, कैसे हमारी पावर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड की जाएगी और उनकी क्या लिमिट्स हैं। फिर हम बात करेंगे हमारे डिवीजन ऑफ पावर्स की। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पावर्स को डिवाइड किया गया है सेंटर और स्टेट में। किस फॉर्म में? हमारे लिस्ट की फॉर्म में, जैसे कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और हमारी कंकरेंट लिस्ट। हमारी यूनियन लिस्ट में ओरिजिनली 97 सब्जेक्ट थे, स्टेट लिस्ट में 66 थे, और कंकरेंट लिस्ट में ओरिजिनली 47 सब्जेक्ट थे, ठीक है। अब जो भी सेंटर और स्टेट के होंगे मैटर, ठीक है, वो लॉज बना सकते हैं किस के ऊपर? कंकरेंट लिस्ट में जितने भी मैटर होंगे उसके ऊपर सेंटर और स्टेट दोनों ही लॉज बना सकते हैं। बट अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होती है, तो जो सेंटर का लॉ है वो ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। और बाकी के जितने भी रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो किसी तीनों लिस्ट में से कहीं पे भी मेंशन नहीं किए गए हैं, वो सारे सब्जेक्ट्स हम किसको दे देंगे? हमारे सेंटर के पास चले जाएंगे। फिर है हमारा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखते हैं वो कैसे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सुप्रीम है, मतलब संविधान सबसे ऊपर है। जितने भी लॉज हैं, जो भी हमारा सेंटर और स्टेट लॉ बनाएगा, उसको हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोविजन के द्वारा कंफर्म करना पड़ेगा।
इट मीन्स हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो किसी भी प्रोविजन को, किसी भी लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है। और उसके पास कौन सी पावर है जिसके थ्रू वो इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है? दैट इज जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू जो ऐसा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ भी लॉ को डिक्लेयर कर सकती है इनवैलिड। फिर रिजिड कैसे है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में वो कह रहा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड कैसे होगा? जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को मेंटेन करने के लिए जितने भी हमारे अमेंडमेंट के चेंजेस के जो मेथड है उसको हम रिजिड बनाएंगे, ठीक है। अगर हमारा मेथड रिजिड होगा तभी हमारी सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंटेन रहेगी। उसके बाद है हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी। वो कहता है कि हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी को कौन हेड करता है? हमारे सुप्रीम कोर्ट। और ये दो पर्पस के लिए। पहला क्या है कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट की पावर है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू की, वो क्या कर सके, हम उसको प्रोटेक्ट कर सके। और दूसरी चीज़ क्या है, जितने भी हमारे डिस्प्यूट है सेंटर और स्टेट के बीच में या फिर किसी दो स्टेट के बीच में, उस चीज़ को हम सेटल कर सकें, इसलिए हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी बनाई गई है। फिर है हमारा बाईकैमरलिज्म। इसमें क्या होता है कि हमारे दो हाउसेस बनते हैं, अपर हाउस जो कि राज्यसभा है और लोअर हाउस जो कि लोकसभा है। राज्यसभा क्या करती है? वो एक रिप्रेजेंट करती है पूरे इंडिया को, पूरे इंडिया के लोगों को रिप्रेजेंट कौन करेगा? हमारी लोकसभा। और हमारे इंडियन की फेडरेशन को कौन रिप्रेजेंट करेगा? हमारी राज्यसभा। तो राज्यसभा का काम ये है कि जो भी हमारे स्टेट का इंटरेस्ट है, ठीक है, उसको वो प्रोटेक्ट करेगी। किसके खिलाफ? सेंटर की इंटरफेरेंस के खिलाफ, कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी स्टेट गवर्नमेंट में कुछ भी इंटरफेयर ना करे। फिर हमारे संविधान के कुछ फीचर्स आते हैं जो कि ये बताते हैं कि हमारे जो कैसी फीचर है, हमारी गवर्नमेंट यूनिटरी गवर्नमेंट की तरह भी काम करती है। अब वो कैसे? पहला फीचर है स्ट्रॉन्ग सेंटर। इसमें वो कह रहा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इट मीन्स कि जितनी भी यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को यूनियन लिस्ट में डाला गया है, ठीक है। फिर क्या है, सेंटर के पास ओवरराइडिंग पावर है कि वो कंकरेंट लिस्ट में से भी अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट राइज हो रहा है तो सेंटर के जो रूल है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। फिर उसके बाद क्या है, जितनी भी रेजिडुअरी पावर्स है वो जो बच गई हैं वो सारी किसको दे दी जाएंगी? हमारी सेंटर को दे दी जाएंगी। तो इससे पता चलता है कि हमारा क्या है, सेंटर स्ट्रॉन्ग है। दूसरा है स्टेट्स नॉट इंडिस्ट्रक्टिबल। इंडिया के लिए नाम दिया गया है कि जो इंडिया का फेडरेशन है ना वो क्या है, एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। इट मीन्स जो इंडिया का यूनियन है उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, हाँ, बट जो यूनियन है वो स्टेट को ज़रूर अलग अलग कर सकता है। उसके पास पावर है पार्लियामेंट के पास कि वो उसके एरिया को चेंज कर सकता है, उसकी बाउंड्रीज को चेंज कर सकता है, उसके स्टेट के नेम को चेंज कर सकता है। बट जो स्टेट है उनके पास पावर नहीं है कि वो ये कह सके कि हम इंडिया के फेडरेशन से अपने आप को अलग कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, हमारा सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है जो पूरी ओवरऑल उनके स्टेट्स और पूरी कंट्री में ऑपरेट होता है, एक्सेप्ट किसको छोड़ के? पहले जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था, उसको छोड़ के बाकी सारी जगह एक ही कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता था, बट अब जम्मू कश्मीर से वो स्पेशल स्टेटस हटा लिया गया है। नेक्स्ट फीचर है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें इट मीन्स कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं। कैसे? पार्लियामेंट के एक्शन के द्वारा। पार्लियामेंट चाहे तो सिंपल मेजॉरिटी या फिर स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती है। नेक्स्ट हमारा आ गया नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन। इसमें बात कह रहे हैं कि जो हमारी राज्यसभा है उसमें हम क्या करते हैं, अपने स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन देते हैं। किस बेसिस पे? उनकी पॉपुलेशन के आधार पे। अब जिस स्टेट की ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ के मेंबर्स ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे, तो हमारा क्या है, स्टेट रिप्रेजेंटेशन में कोई इक्वालिटी नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इमरजेंसी प्रोविजन की। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें 3 तरह की इमरजेंसी के प्रावधान दिए गए हैं, प्रोविजंस दिए गए हैं। पहला है नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल इमरजेंसी। इमरजेंसी के दौरान जितना भी हमारा कंट्रोल है, जितनी भी हमारी पावर्स है, वो किसके पास चली जाती है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती है। फिर हम देखेंगे हमारा सिंगल सिटीजनशिप। हमारी इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। इट मीन्स अगर हम उसके स्टेट के सिटीजन हैं तो हम ये नहीं कहेंगे हम यूपी के सिटीजन हैं या हम मुंबई के सिटीजन हैं, हम एक इंडियन सिटीजन हैं, हमारी एक सिंगल सिटीजनशिप है। फिर है हमारा इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम। हमारा सिस्टम इंटीग्रेटेड कैसे है? हमारे टॉप पे कौन है? सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद हमारे क्या है, स्टेट हाई कोर्ट।
जो सिंगल सिस्टम है कोर्ट का वो क्या करता है, इन्फोर्स करता है सेंटर के लॉ को भी और स्टेट के लॉ को भी, इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारा जुडिशल सिस्टम इंटीग्रेटेड है। फिर हमारी है ऑल इंडिया सर्विसेज। अब हमारे इंडिया में क्या है, कुछ ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, कुछ स्टेट सर्विसेज हैं, जैसे कि IAS हो गया, IPS हो गया, IFS हो गया, ये ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। ये क्या है, सेंटर और स्टेट के लिए दोनों के लिए ही क्या है, कॉमन है। बट कुछ स्टेट सर्विस भी हैं, जैसे पब्लिक सर्विसेज हो गई। तो इन ये जितनी भी सारी सर्विसेज हैं, इनको रिक्रूट और ट्रेन कौन करेगा, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके पास ये अल्टीमेट पावर चली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी। इसमें क्या है, जो हमारा कैग है, ठीक है, उसके पास पावर है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट की, बल्कि स्टेट के पास भी पावर है। उसकी अपॉइंटमेंट, उसका रिमूवल कौन करता है, हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, और उसमें स्टेट का कोई भी रोल नहीं है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पार्लियामेंट्स अथॉरिटी ओवर स्टेट। कहते हैं जो अल्टीमेट पावर है किसके पास है, वो पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट कोई भी लेजिस्लेचर ला सकता है स्टेट के लिए, ठीक है। अगर राज्यसभा उस रेजोल्यूशन को पास कर दे तो हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रोविजन बना सकते हैं। पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि स्टेट लिस्ट में जो भी मैटर दिया गया है उसके खिलाफ वो कोई भी लेजिस्लेटिव एक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। जो हमारा गवर्नमेंट है, जो हमारे हेड ऑफ स्टेट है, उसको कौन अपॉइंट कर रहा है, हमारा प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है, और वो अपना ऑफिस होल्ड करेगा प्रेसिडेंट के प्लेजर के अकॉर्डिंग। इट मीन्स कि जो हमारे गवर्नमेंट है वो कैसे काम कर रहे हैं, एजेंट ऑफ सेंटर की तरह काम कर रहे हैं। फिर है इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी। अब जो हमारी इलेक्शन मशीनरी है वो भी क्या है, दोनों लेवल पे काम करेगी। वो इलेक्शंस होल्ड करेगी किसके लिए, सेंट्रल लेजिस्लेचर के लिए भी, ठीक है, और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए भी। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वीटो ओवर स्टेट बिल्स। अब इसमें क्या है, गवर्नर के पास पावर है कि वो कुछ सर्टेन बिल्स को अपने पास रख सकता है जो स्टेट लेजिस्लेचर ने पास की है, किसके लिए, प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए। जब तक प्रेसिडेंट कंसिडर ना करे गवर्नर उसको अपने पास रख सकता है। अब प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो अपनी असेंट को, अपनी एक्सेप्टेंस को होल्ड पे रख सकता है, ठीक है, ना कि पहले इंस्टांस के लिए बस, बल्कि दूसरे इंस्टांस में भी वो प्रेसिडेंट अपनी असेंट को होल्ड कर सकता है। तो इट मीन्स प्रेसिडेंट के पास क्या है, एक एब्सोल्यूट वीटो पावर है स्टेट बिल के ऊपर। अब हम देखेंगे हमारा क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ फेडरल सिस्टम। केसी वियर ने एक कोड डिस्क्राइब किया है। ही रिमार्क दैट Indian Union is a unitary state with subsidiary federal structure rather than a federal state with subsidiary unitary features। इसका मतलब क्या है, वो कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारा USA हो गया, वहाँ का यूनियन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कोई भी यूनियन को तोड़ नहीं सकता, ठीक है, कोई भी स्टेट अलग नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ की स्टेट के पास क्या है, अपने अपने डोमेन में लेजिस्लेटिव के अकॉर्डिंग उनके पास पूरी पूरी अथॉरिटी दी गई है, जो कि हमारे इंडिया में नहीं है। हमारे इंडिया को कैसे डिस्क्राइब किया है उन्होंने, क्वासी फेडरल। सेकंड जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू आया है वो है के संथनम का। उन्होंने कहा है कि जो हमारा इंडिया है ना, वो क्या है, यूनिटरी बायस है। कैसे यूनिटरी बायस है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, पहली चीज, जो भी हमारी फाइनेंशियल पावर है वो किसके हाथ में, हमारे सेंटर के हाथ में है। स्टेट के पास फाइनेंसेस में ऑटोनॉमी है नहीं, ठीक है, जो जितने भी स्टेट हैं वो किस पे डिपेंड हो गए, ऑटोमेटिकली सेंटर पे डिपेंड हो गए। दूसरा कि हमारा प्लानिंग कमीशन की वजह से भी हम क्या हो गए हैं, एक यूनिटरी स्टेट की तरह काम कर रहे हैं। फिर एक और क्रिटिक्स ने एक डिस्क्रिप्शन दी है, वो है फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। इट मीन्स जो हमारे इंडिया का नाम तो फेडरेशन का दिया गया है, बट जो उसका सेंटर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इट मीन्स सारी पावर किसके पास लाई कर रही है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लाई करी, चाहे वो फाइनेंसेस के केस में हो, चाहे वो यूनियन लिस्ट के केस में हो, चाहे वो कंकरेंट लिस्ट का सेंटर का प्रेफरेंस होना हो, चाहे वो रेजिडुअरी पावर एट द एंड ऑफ सेंटर के पास जाना हो। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि जो हमारा सेंटर है वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी का है। तो ये था हमारा क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ फेडरल सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारे सेंटर और स्टेट रिलेशंस की। Till then, stay connected with Study Master. Thank you.